मुझे याद है कि मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए पूरे साल इंतज़ार करा करती थी कि कब छुट्टियां आएंगी और मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगी। पर अगर आज की बात करें तो पहाड़ों पर वेकेशन लेना एक बहुत ही कॉमन बात हो चुकी है। हम इसी टूरिज्म इन्फ्लक्स के बारे में एनवायरनमी के दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोंगबे इंडिया के एडिटोरियल डायरेक्टर एस गोपी कृष्ण वारियर। हम एनवायरनमी के दूसरे एपिसोड पर इनसे हमारे देश के नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। नदियाँ, पहाड़, ज़मीन और कृषि, और कैसे आर्थिक सुधारों के बाद इस इकोसिस्टम पर एक बहुत गहरा असर पड़ा। तो गोपी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि हमारे पॉपुलर कल्चर में लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इन मामलों में थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट की बात करें, भारतीय संदर्भ की बात करें, तो फिर 2020 का जो कृषि आंदोलन था, उससे लोगों में और जागरूकता फैली। तो अगर हम कृषि की बात करें तो इसका इतिहास 90 से पहले क्या था और 90 के बाद क्या हुआ? क्या आप हमें इसके बारे में ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त से बता पाएंगे? मैं ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरू करने से पहले इतना बताना चाहता हूँ। जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, हमारा पूरा कृषि ऑर्गेनिक था। हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या इनऑर्गेनिक कल्टीवेशन तो नहीं था हमारे पास। ये उस समय के लिए ठीक था, पर क्या हुआ कि 20 साल के बाद मिड 60s में हमारी जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं था, हमारे आबादी के लिए काफ़ी नहीं था। और ये इतना इतना बुरा था कि हमें दूसरे राज्यों से धान लेना पड़ा, उधार में लेना पड़ा, उधार में नहीं, ग्रांट एड में लेना पड़ा। और ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी उस समय, उनके ऊपर ये इसका दबाव पड़ रहा था, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को बताया कि रिसर्च चल रहा है, नॉर्मन बोरलॉग हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के ऊपर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग काम कर रहे हैं और ये हम भारत में ला सकते हैं। तो डिसीजन लिया गया कि भारत में ये ट्राई करेंगे। तो तब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा है कि जिस इलाकों में सिंचाई है, तो उस इलाकों में उस इलाके के किसानों को सरकार की तरफ से अच्छे बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशनी और क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट वगैरह उनको सहायता सरकार की तरफ से सहायता दी जाती। इसका प्रभाव ये हुआ कि 5-6 साल में, एक दशक के अंदर, जो हम फूड टू शिप टू माउथ हमारा जो स्थिति था, या वहाँ से हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ पहुँचे। फिर उसके बाद हम मोर देन सेल्फ सफिशिएंट भी बने। हमें हमारे बफर स्टॉक्स पड़े हैं FCI गोडाउन्स में। तो ये था एक ग्रीन रेवोल्यूशन के समय। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेसिक मुद्दा था कि सरकार की तरफ से सहायता फॉर फार्मर्स, और उसका तो प्रभाव भी मिला। पर इस चिंतन में परिवर्तन आया 1991 में। तब मार्केट इकोनॉमिक्स के जरिए ये सोचा गया कि मार्केट सहायता करेगा, सरकार को करने की जरूरत नहीं है। तो उसका एक प्रभाव जो अच्छा नहीं था, उसका एक दूसरी तरफ का नेगेटिव प्रभाव हमारे
किसानों के ऊपर आया, और किसानों उसके बाद किसानों का खर्चा भी बढ़ा, इनपुट कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पे जो सब्सिडी वगैरह था वो धीरे धीरे निकाला गया था, तो इनपुट कॉस्ट में ज़्यादा हुआ, और उसके साथ जो जो पैसा फार्मर्स को मिलता है धान बेचने से, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है जो सरकार लेती है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, तो फार्मर्स का प्रॉफिट और उनका अर्निंग इनकम कम हुआ 91 के बाद। आपने फर्टिलाइजर्स की बात की, कीटनाशकों की बात की, तो इनके इस्तेमाल में किस तरह का बदलाव आया 91 के बाद? इनके इस्तेमाल वैसा ही रहा। कई जगहों में ये भी हुआ कि वो 30-40 साल में कीटनाशक और या फर्टिलाइज़र का जो इम्पैक्ट था वो कम हुआ, क्योंकि बार बार वहीं पर बोना और वहीं पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना, इस कारण से वहाँ पे सॉइल वाज नॉट गिविंग, जितना दे रही थी वो सॉइल का प्रोडक्टिविटी कम हुआ, ज़मीन मिट्टी का प्रोडक्टिविटी कम हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो अब थोड़े से कम लैंड पर प्रोडक्टिविटी कर रहे थे, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उस पर एक काफ़ी प्रभाव पड़ा? वो छोटे ज़मीन पार्सल भी छोटे होते गए, जैसे आपको पता है कि जो ज़मीन है वो बढ़ते गए, और पार्सल्स छोटे हुए, और उसके ऊपर जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं वो बढ़ी, तो उसका प्रदूषण में और सॉइल के ऊपर हमारे मिट्टी में बहुत जीव जंतु है ना, वो उन पर नेगेटिव असर आया। तो इन आर्थिक सुधारों के बाद लैंड यूसेज पैटर्न्स में किस तरह का फ़र्क आया? क्योंकि मैकेनाइजेशन तो बहुत ज़्यादा पड़ी, पर फिर भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स इन सब का भी यूज़ बहुत बढ़ा, तो फिर कलेक्टिवली हमारे लैंड यूसेज पैटर्न्स में किस तरह का फ़र्क आया? पीढ़ियाँ जब जितनी बढ़ती गई, उस पीढ़ियों में जो ज़मीन था, जो बाप का ज़मीन था, बेटों पे बँट गया और बेटों के बेटों पे बँट गया, तो जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन या लिबरलाइजेशन से ताल्लुकात नहीं रखता, पर ये एक नेचुरल प्रोसेस हुआ कि हमारा लैंड पार्सल्स कम होते गया। अब आप ये समझिए, मोटे तौर पे आप ये समझिए कि भारत में आज के दिन एग्रीकल्चर, कृषि का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इकोनॉमी में वो 16% है, वो ज़्यादा नहीं है, 16% है। पर इस 16% ये नहीं है महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी भी करीब 50% लोग कृषि या कृषि से जुड़े हुए कार्यों में लगे हैं, तो कृषि का बहुत अभी भी हमारे देश की, हमारे इकोनॉमी में, हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स वगैरह जैसा, उसके लिए एक थोड़ा सा इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए ना? वो करना मुश्किल पड़ने लगा है, क्योंकि 3-4 किसान लेके ट्रैक्टर भाड़े में लेके करे तो चल जाता है, पर एक किसान की भूमि इतनी छोटी है कि वो ट्रैक्टर भाड़े में नहीं ले पाएगा, और इस कारण से किसानों की आमदनी कम होती जा रही है। मार्केट फ्री होने के बाद एक्सपोर्ट तो बढ़ा, बट इंपोर्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ा, तो इसके पीछे क्या कारण है? एक्सपोर्ट हुआ, पर एक्सपोर्ट बढ़ा, पर उतना नहीं बढ़ा। पर उसी समय इंपोर्ट तो आयात तो बढ़ता ही रहा। हमारे बहुत सारे साधनों के लिए आयात करना पड़ा। तो अगर आप कृषि की एरिया देखेंगे तो कृषि के सेक्टर में आयात निर्यात से ज़्यादा ही रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए निर्यात ज़्यादा होना चाहिए।
हमने एक चीज़ के बारे में भी पहले बात करी थी, जो मैकेनाइजेशन था। तो अब एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बढ़ने की वजह से और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जब इस्तेमाल इंक्रीज़ हुआ, तो उसकी वजह से भी हम कहते हैं ना उसको अंग्रेज़ी में एक टर्म एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, वो भी और ज़्यादा बढ़ा। तो इन सब चीज़ों के मिश्रण से जो हमारे हाशिए पे रहने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज फार्मर्स, स्मॉल स्केल फार्मर्स, उन पर किस तरह का असर पड़ा इन सब चीज़ों से? इंटेंसिफिकेशन के लिए एक द इकोनॉमीज ऑफ स्केल की ज़रूरत है, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हर किसान तो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए सरकार की सपोर्ट थी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, पर जब सरकार की सपोर्ट कम हुई तो इंटेंसिफिकेशन छोटे किसान नहीं कर पा रहे थे। सबसे मुख्य चीज़ तो मिट्टी है, और उसमें इंटेंसिफिकेशन इतना ही कर सकते हो जिससे मिट्टी में उत्पादन बढ़े, और एक पॉइंट आ जाता है, टिपिंग पॉइंट, हाँ, जैसे जब वो रुक जाता है और वो उतना उपजाऊ नहीं रहता, तो फिर उसके बाद आप जितना भी इंटेंसिफिकेशन करो उसका कुछ फायदा नहीं होता है। तो आई मीन जो छोटे किसान थे, छोटे किसान माने कद में छोटे नहीं, जिनके पास पूंजी कम था या जमीन कम था, तो ये छोटे किसानों को उसका फायदा नहीं मिला, उतना नहीं मिला। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि 91 के बाद जब इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा महत्व मिला और फ्री मार्केट हुआ, तो उससे देश की क्लाइमेट पर क्या असर पड़ा, एंड उस क्लाइमेट चेंज से फिर एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, हमारे कृषि पर क्या असर पड़ा? आप जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में हमारा एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ज़्यादा होती जा रही है। अब ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ज़्यादा होने के कारण भारत पूरे संसार में और भारत के में भी ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, और इस तापमान बढ़ने से हमारे एग्रीकल्चर में बहुत सारे इश्यूज हैं आए हुए हैं। एक तो आप जानते हैं कि हमारा जो बेल्ट है जिसमें बहुत पैमाने में कृषि होती है, वो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, और ये इंडो गैंजेटिक प्लेन ऐतिहासिक कारण से, मैंने जैसे बताया, वहाँ पे पहले सिंचाई थी, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, पर अगर गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत गर्म हो जाएगा और इसके ऊपर तराई की तरफ जाना पड़ेगा। इस जो अभी की गर्मी है वो वहाँ चले जाएगी। तो ये जो नॉर्थवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट, माने पहाड़ों के ऊपर चली जाएगी, तराई की तरह चली जाएगी, पहाड़ों के ऊपर चली जाएगी। तो ये जो नॉर्थवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर बेल्ट, वो हमारे प्रोडक्शन के लिए प्रश्न मुश्किल है। वहाँ पे ऊपर इतना सिंचाई और इतना ये नहीं है जैसे कि हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन में है। वो एक इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि हमारे जो साइड के समुद्र हैं वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो ज़्यादा साइक्लोन्स वगैरह, तो बहुत, जब बारिश आएगी तो जम के बारिश होगी और बहुत समय बारिश नहीं होगा। तो इस कारण से जो फसलें बोए हैं, वो फसलें ऐसे फसलों को डेवलप करके, अनुसंधान करके बनाया गया है, जो फसलें उसका एक पैटर्न होता है। उस समय उनको पानी चाहिए, उस समय उनको सूखा चाहिए। पर ये जब पानी और सूखा का जो कैलेंडर है वो बदल जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा। बेमौसम बरसात है, नहीं तो बेमौसम सूखा हो, बेमौसम ओलावृष्टि बहुत ज्यादा हो। हाँ, और बेमौसम ओला आ सकती है। कृषि से जुड़ी इतनी बातें की और ज़मीन से जुड़ी बातें की,
कुछ और चीज़ें जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है वो है हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ। तो अगर हम नीलगिरीज़ की बात करें तो एक ज़माना था जब नीलगिरीज़ को एक बहुत ही स्पेशल रिट्रीट कहा जाता था, पर आज वहाँ पर टूरिस्ट्स का आना जाना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि टूरिस्ट्स की जनसंख्या वहाँ के लोकल जनसंख्या से ज़्यादा है। तो इन सब का असर वहाँ के क्लाइमेट पर किस तरह से पड़ा? नीलगिरीज का एक अहम मुद्दा ये है कि नीलगिरीज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में, क्योंकि उसकी ऊंचाई 7,000 फीट से ज़्यादा है, वो जो प्लेटो की ऊंचाई, टॉप प्लेटो की ऊंचाई, तो ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में वो एक ऊपर एक टेम्परेट आइलैंड को जैसा हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो टेम्परेट है। तो इसके कारण से क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे साधन हैं जो अलग जगहों में कृषि नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कृषि कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टूरिज्म आता है तो ज़्यादा इमारतें खड़ी होती है, वहाँ के शहरें बड़े हो रहे हैं। अगर आप आज एक हवाई जहाज में नीलगिरीज के ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि नीचे हरा कम है और सफ़ेद ज़्यादा है, मकानों के सफ़ेद ज़्यादा है। तो वो उस कारण से क्या हुआ कि वहाँ का जो यूनिक इकोसिस्टम है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। वहाँ के एक यूनिक तरह के ग्रासलैंड्स है, पहाड़ों के ऊपर ग्रासलैंड्स है और पहाड़ों के बीच में एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट, छोटे छोटे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ नहीं, छोटे छोटे एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज है, उसको बोलते हैं शोला ट्री। सो ग्रासलैंड्स एंड शोला। अब इससे क्या होता है कि ये जो बारिश गिरती है और इन इलाकों में 3,000-4,000 मिलीमीटर बारिश होती है, तब जब बारिश गिरती है तो बारिश ऑलमोस्ट टोटल रन ऑफ वो वहाँ से निकल आती है, ग्रास से निकल आती है, और ये जब जो खाड़ी में वन है वहाँ पे चली जाती है तो वहाँ से हर वन से एक नाला निकल रहा है, तो उसमें जाके उसके ऊपर सदियों से बैठी हुई पत्ते वगैरह जो सड़ रहे हैं और वहाँ पे जाके पानी रुक जाती है, तो वो सड़ते हुए पत्ते एक स्पॉन्ज है ना, जैसा अपना स्पॉन्ज होता है वैसा स्पॉन्ज जैसे हो जाती है, और उस कारण से स्पॉन्ज को आप पानी में भिगो के ऐसे छोड़ दो तो धीरे धीरे पानी उससे निकलता है, पानी नीचे टपकता है। हाँ, वैसे ही उन नलियों में, उन नालों में साल के हर महीने में पानी बहता रहता है। अगर वो इकोसिस्टम नहीं होता तब बारिश होती, बारिश वो निकल जाती नीचे। पर नदी में पानी साल के हर समय हो, इसके लिए वो कैचमेंट अच्छा होना चाहिए, और ये कैचमेंट के जैसे अच्छा कैचमेंट और कुछ नहीं। और इस कैचमेंट अब कम हो रही है क्योंकि इमारतें बन रही हैं। ये जो हजारों नाले हैं, तो अगर ये सब सूख जाए तो इसका असर केवल वो पहाड़ वाले लोगों को नहीं, पर नीचे कर्नाटका के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, तमिलनाडु के किसानों के ऊपर पड़ेगा। तो ये एक स्टोरेज टंकी है। सॉरी, आपके घर में आपने स्टोरेज टंकी लगाया होगा, और उसकी क्यों लगाते हैं आप स्टोरेज टंकी? ताकि पानी रहे और जब हमें उसका इस्तेमाल करना हो हम कर पाए। तो अगर आपको केवल 20 मिनट या 25 मिनट आपका म्यूनसिपैलिटी आपको 25 मिनट पानी देता, तो उसमें आप नीचे स्टोर करके स्टोरेज टंकी में लगा देते हैं, ताकि आप पूरा दिन जब भी चाहे आप टैप खोल के पानी निकाल सकते हैं। तो ये पूरे पेनिनसुलर इंडिया का स्टोरेज टंकी है नीलगिरीज, और उस पर वही सूख रहा है और बारिश होती है तो बारिश निकल जाती है और उसके बाद सूख। वैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने नीलगिरीज की बात इसीलिए की थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करी है थोड़ी सी। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब इस तरह से इस इकोसिस्टम का गलत इस्तेमाल होता है और
इंडस्ट्रीज़ और डेवलप हो रही हैं इन जगह पे और कंस्ट्रक्शंस होते हैं इन जगह पे, तो उसकी वजह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उस पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो लोग शुरू से टूरिज़्म उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था। वो तो वक़्त के साथ-साथ उनको बनाना पड़ा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अहम समस्या ये है कि उनका जो क्लाइमेट रेसिलियंस माने अ, अगर क्लाइमेट चेंज आता है तो उसको कैसे वो उसके ऊपर आई मीन हाउ दे ओवरकम दैट, ये जो क्लाइमेट रेसिलियंस कम होते जा रहा है। थोड़ा सा सूखा आ जाए, वहाँ के नालों में पानी बहना कम हो जाता है, अगर वो इकोसिस्टम को टैम्पर किया हुआ है। अगर वो शोला फॉरेस्ट उसी 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 जैसे है और ग्रासलैंड उसी जैसे है तो पानी आएगा। तो ये एक समस्या लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज के कारण, और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ट्रेंड तो ज़्यादा मकान बनाने के लिए, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने का ट्रेंड है। आप ऊटी क्यों जाना चाहेंगे? आप नीलगिरीज क्यों जाना ठंडा चाहेंगे? प्रदेश है। ठंडा है। अगर आप क्योंकि वो एक टेम्परेट आइलैंड इन अ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है। अगर वहाँ की चेंजेस के कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए और वो भी कोयम्बतूर जैसा हो जाए तो आप जाना चाहेंगे ऊपर? अर्थ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने बढ़ते एरोसोल पोल्यूशन के बारे में बोला है, और जो अरब सागर भी है अ, उसकी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उससे और तूफ़ान होने की संख्या बढ़ चुकी है। तो इन सब का असर क्या नीलगिरीज़ पे पड़ेगा? नीलगिरीज पे तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि नीलगिरीज पश्चिम घाट में, वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरीज एक बड़ी सी माउंटेन है। तो पश्चिम घाट के जब एवरेज हाइट 1000 मीटर या 1200 1300 मीटर की हाइट है, तो नीलगिरीज की तो हाइट 2000 और नीलगिरीज का पीक 2600 मीटर्स से ज़्यादा है। तो नीलगिरीज पे तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि जो अगर ज़्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अरब सागर ज़्यादा गर्म हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो ये साइक्लोन सब जैसे ही वो जमीन भारत की ओर आएगी तो नीलगिरीज जैसे पहाड़ों पे रुक जाएगी और वहाँ पे बहुत धमादार बारिश होगा। और वो तो हो ही रहा है। वो हम देख रहे हैं कि जब बारिश होता है तो जम के बारिश होता है और लैंडस्लाइड्स होता है, मिट्टी निकल जाती है, और उसके बाद ये जो साइक्लोन ख़त्म हो जाता है तो सूखा रहता है। तो वो चेंज तो ज़रूर है। पर दूसरा जो ये आपने ज़िक्र किया, ये अर्थ कमीशन का रिपोर्ट, तो अर्थ कमीशन एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक साइंटिस्ट ग्रुप है। जैसे आप आईपीसीसी के बारे में बोलते हैं, वो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ। सो अर्थ कमीशन का जो रिपोर्ट आया था 2022 में, उन्होंने कहा कि एरोसोल के कारण, एरोसोल माने जो प्रदूषण के कारण वायु में पीएम पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो तो बहुत बढ़ रहा है। और वो जो जितना बढ़ रहा है उसके कारण से ये जो हमारा ये जो बेल्ट है, मॉनसून का बेल्ट, जैसे आपको पता होगा मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ से शुरू होती है, इंडियन ओशन से शुरू होकर अरब खाड़ी से आके वो हमारे यहाँ से केरला से होती हुई ऐसे जाती है। तो ये जो बेल्ट है वो बता रहे हैं कि वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो अगर वो दक्षिण की तरफ वो बेल्ट शिफ्ट हुई तो उसका प्रभाव बारिश पे क्या होगा, ये अभी तो हमें ऐसा कोई मॉडलिंग स्टडीज वगैरह नहीं हुआ है, पर ये भी एक जो दूसरे क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स है उसके साथ ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने अरब सागर के बढ़ते तापमान का जिक्र किया, तो इसका तो हम असर देख रहे हैं तूफानों में पिछले कुछ सालों में, जबकि अरब सागर तो कभी तूफानों के लिए जाना ही नहीं जाता था ना। हाँ वो तो है, वो तो अरब सागर में
और भी बढ़ रहे हैं अरब सागर, और इसका असर तो नीलगिरी जैसे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि नीलगिरी आप जानते हैं कि बाकी पहाड़ों से ऊंचा है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा जम की बारिश होगी, जब बारिश होगी, क्योंकि जब साइक्लोन्स आएंगे अरब सागर में, वो अरब सागर से तो करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के पास नीलगिरी से, तो वो आएगी, और उसके कारण से मिट्टी ज़्यादा निकल जाएगा, लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होंगे, और जब सूखा पड़ेगा तो सूखा रहेगा। तो ये इसका तो ज़्यादा नीलगिरीज के ऊपर पड़ेगा, पूरे भारत पे पड़ेगा, पर सर्टनली नीलगिरीज के ऊपर पड़ेगा। ये है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है जो अरब सागर से निकलती है, साउथ वेस्ट मानसून इतने साल तक वो उसका एक साइक्लिक नेचर था, कैलेंडर जैसा एक साइक्लिक नेचर था। आप बोल सकते थे कि जून 1 को बारिश होगा, और पूरा साइकिल, अब वो साइकिल बदल चुका है, बदल चुका है। अब आप बता ही नहीं सकते कि कब बारिश शुरू हो जाए, होने को मई में शुरू हो जाएगी या जून में शुरू होगी या जुलाई अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। तो अब तो कोई हिसाब ही नहीं रहा है, जो एक ज़माने पे हुआ करता था। वही नए सिलेबस वाली बात हो गई, हर साल सिलेबस बदलती रहती है। आज की चर्चा में हमने हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बहुत जाना, चाहे वो पहाड़ हो, नदियाँ हो, ज़मीन हो, कृषि हो, और आर्थिक सुधारों के बाद उस पर किस तरह का बदलाव आया। मेरे ख्याल से हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी भी था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपी। हम अगले एपिसोड में एनवायरनमी के हमारे इकोसिस्टम के एक और महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में और जानेंगे, जो है बायोडाइवर्सिटी। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।